हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो है भोली पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था और उसमें स्टोरी थोड़ी आगे तक पहुंच चुकी है, जहां पे भोली के फादर उसको स्कूल लेके जाते हैं और फर्स्ट डे होता है भोली का अपने प्राइमरी स्कूल में, जहां पे वो थोड़ा डरी हुई है और वो अटक अटक के अपना नाम बताती है। सारे बच्चे उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो अभी हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका तो प्लीज़ देखिए, ताकि आपको स्टोरी समझ में आए पूरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सोशल इशू पे है, सामाजिक मुद्दे पर है, जिसमें कि गर्ल चाइल्ड के साथ भेदभाव किया जाता है। तो किस तरीके से वो इससे लड़ती है और तह एंड में वो हम पूरी स्टोरी फिनिश करेंगे। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो जब लंच ब्रेक में सारी गर्ल्स बाहर चली जाती हैं, टिफ़िन ब्रेक में बाहर चली जाती हैं और भोली है क्लास में ही बैठी रहती है क्योंकि वो डरी हुई है। तो टीचर पास में उसके आती है, उससे नाम पूछती है और जब इतने प्यार से कोई भोली से पूछता है तो इस बार वो अपना पूरा नाम बिना अटके हुए, बिना हकलाते हुए बता देती है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। टीचर पैट्स हर लविंगली, टीचर उसको प्यार से थपकी देती है और बोलती है, एडवाइसेस हर टू थ्रो ऑल हर फियर्स, और बताती है, सलाह देती है कि अपने सारे डर को वो दूर भगा दे, अपने दिल से निकाल दे। शी ऑल्सो अश्योर्स हर दैट वेरी सून शी वुड बी एबल टू स्पीक नॉर्मली। शी ऑल्सो अश्योर्स हर, वो उसको तसल्ली भी देती है, वो मतलब टीचर यहाँ पे भोली को तसल्ली भी देती है, दैट कि वेरी सून, बहुत जल्दी ही, शी वुड बी एबल टू स्पीक नॉर्मली, कि वो जल्दी ही बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोलना शुरू कर देगी। ठीक है, शी वुड बी एबल टू स्पीक नॉर्मली, क्योंकि अभी भोली हकला के बोलती है और बहुत डरती है, बोलते टाइम छोटे छोटे सेंटेंस ही बोलती है। द टीचर देन गिव्स हर अ बुक, फिर द टीचर, उसके बाद टीचर उसको देती है एक बुक। टीचर भोली को देती है एक किताब, हैविंग कलर्ड पिक्चर्स ऑफ डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, पैरट, टाइगर्स एंड काउस एक्सेट्रा, जिसमें कि कलर पिक्चर्स होती हैं, कलर्ड इमेजेस होती हैं, फोटो होती है डॉग्स की, कैट्स की, हॉर्स, पैरट तोता, टाइगर एंड काउ, इन सब जानवरों की और चिड़ियाओं की कलर्ड पिक्चर्स होती है, ताकि भोली को बहुत इंटरेस्ट आए और वो सीखे कुछ ना कुछ। शी प्रोमिसेस दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, शी, यहाँ पे भी टीचर की बात हो रही है कि प्रॉमिस, वादा करती है उसके साथ कि, दैट की विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के पास होते हुए या पास होते होते, भोली वुड बी एबल टू रीड, भोली पढ़ना शुरू कर देगी बिगर बुक्स। तो अभी तो उसको सिर्फ पिक्चर्स दी हुई हैं, एक कैलेंडर टाइप का है या छोटी बुक्स होंगी जिसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं जानवरों की और चिड़िया की। तो उससे जो टीचर है वो भोली से वादा करती है कि समय बीतने पर भोली जो है वो बिगर, मतलब इससे भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर देगी, एबल टू, शुरू कर सकती है। एंड एवरीबडी वुड लुक एट हर, सब लोग उसको फिर देखेंगे विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। जब वो पढ़ी लिखी बन जाएंगी भोली, तो उसके बाद कोई भी उसके ऊपर नहीं हंसेगा, सब लोग उसको सम्मान की नज़रों से देखेंगे। द टीचर्स वर्ड्स प्रूव टू बी प्रोफेटिक, प्रोफेटिक इन द लॉन्ग रन, तो जो टीचर्स के ये शब्द थे वो साबित होते हैं, प्रोफेटिक, ये प्रोफेसी वर्ड से बना है और प्रोफेसी मतलब होता है कि भविष्य के बारे में बताना। तो उनके जो वर्ड्स हैं वो साबित होते हैं प्रोफेटिक, मतलब भविष्य सूचक, कि भविष्य में होता ही है ऐसा जैसे टीचर ने बताया। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब कि समय के बीत जाने पर, आगे चलकर, इन द लॉन्ग रन, आगे चलकर क्या होता है, टीचर के यही वाले वर्ड्स सही साबित होते हैं। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे टीचर को भविष्य पता हो, उसने उसके भविष्य को पढ़ लिया हो। प्रोफेटिक। टाइम पासेस एंड द विलेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्मॉल टाउन,
टाइम पास होता है, धीरे धीरे समय बीतता है और जो गांव था, विलेज गांव, ट्रांसफॉर्म बदल जाता है एक छोटे से शहर के रूप में। अभी तो गांव था, छोटा सा शहर बन जाता है क्योंकि काफ़ी सारी उसमें सुख सुविधाएं आ जाती हैं। फैसिलिटीज़ लाइक अ हाई स्कूल, अ टिन शेड सिनेमा हॉल। अब वहाँ पे फैसिलिटीज़ आ जाती है। फैसिलिटीज़ मतलब सुख सुविधाएं, जैसे कि हाई स्कूल। अभी तो उनके गांव में प्राइमरी स्कूल था 1st से 5th तक, हाई स्कूल होता है 10th क्लास तक के स्कूल को हम हाई स्कूल बोलते हैं। फिर एक सिनेमा हॉल आ जाता है जिसमें कि छत जो है वो टिन की बनी हुई है, टिन शेड सिनेमा हॉल। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल कम्स अप। तो एक कॉटन को काटने वाली मिल, एक फैक्ट्री भी शुरू हो जाती है। भोली ऑल्सो ग्रोज अप इनटू अ यंग वुमेन। और भोली भी अब बड़ी हो जाती है, ग्रोज अप, और एक यंग वुमेन बन जाती है। अभी तो पहले फर्स्ट हाफ स्टोरी में क्या था, वो छोटी बच्ची ही थी, फर्स्ट टाइम प्राइमरी स्कूल में जा रही है। अब वो स्टोरी के आगे बढ़ते हुए, समय के पास होते हुए क्या होता है, वो यंग वुमेन बन जाती है, बड़ी हो जाती है। वन नाइट आफ्टर डिनर, तो एक रात, डिनर रात के खाने के बाद, आफ्टर बाद, भोली ओवर हियर्स, भोली जो है वो चुपके से सुनती है, मतलब जानबूझ के नहीं सुन रही है लेकिन उसको सुनाई दे रहा है जो भी बात हो रही है। ओवर हियर चुपके से सुनना। अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचाना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्वर्सेशन, बातचीत, कन्वर्सेशन, कन्वर्स करना, बातें करना। तो वो सुनती है चुपके से बातचीत बिटवीन हर पेरेंट्स, अपने माँ और बाप के बीच में जो बातें हो रही हैं वो सुनती है, माँ और पिता के बीच में। रिगार्डिंग अ मैरिज प्रपोजल फॉर हर, और किसके बारे में है ये, शादी के प्रस्ताव जो कि भोली के लिए आया है। तो उस प्रस्ताव के बारे में माँ और पिताजी उसके बात कर रहे हैं और वो चुपके से सुन रही है, ओवर हियर चुपके से सुन रही है। दिस प्रपोजल वॉज ऑफ बिशंबर नाथ। तो अब ये प्रस्ताव शादी का जो आया था वो किसकी तरफ से आया था, बिशंबर नाथ। अ 50-year-old, 50 साल का आदमी। वेल टू डू ग्रोसर, वेल टू डू मतलब जिसके पास पैसे होते हैं। तो वेल टू डू अच्छी फैमिली का, ग्रोसर का मतलब होता है घरेलू चीज़ें बेचने वाला, जिसमें राशन पानी ये सब होता है, घरेलू चीज़ें जो काम आती हैं वो बेचने वाला। वेल टू डू अच्छी फैमिली का है। फ्रॉम अनदर विलेज, तो भोली के निकट वाले गांव से है, पास वाले गांव से है। ही वॉज अ रिच मैन, अब यहाँ पे बताया गया है कि वो अमीर आदमी था। एंड विद अ बैंक बैलेंस, उसके बैंक में भी बैलेंस है, काफ़ी पैसा है। ऑफ अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़, अब ये बहुत पुरानी स्टोरी है तो इसलिए फ्यू थाउजेंड रुपी मतलब कुछ हज़ारों रुपए हैं, तो उस टाइम पे ये वाला अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता था। बट ही लिम्प्ड, अब उसमें क्या एक चीज़ है, कमी है कि वो लिम्प मीन्स लंगड़ा के चलना, लिम्प लंगड़ा के चलना, यहाँ पे है लिम्प्ड तो वो लंगड़ा के चलता था। वॉज अ विडोवर, विडोवर किसको बोलते हैं, विडो आपको पता होगा, उसको बोलते हैं जिनका कि पति मर गया हो, उनको महिला को बोलेंगे विडो। और विडोवर पुरुषों को बोलते हैं, आदमियों को बोलते हैं जिनकी वाइफ की डेथ हो गई हो, विडोवर। तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, ही वॉज अ विडोवर। ही लिम्प्ड लंगड़ा के चलते थे, बिशंबर नाथ। एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उनके बड़े बच्चे थे, ग्रोन अप मतलब बड़े बच्चे थे। फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, जो उनकी पहली वाइफ थी उनसे उनके कुछ बड़े बच्चे थे। ऑल्दो एन एब्सोल्यूटली अनसुटेबल प्रपोजल, अब हालांकि, हालांकि ये था एक बिल्कुल अनसूटेबल मतलब कि जो सूट ही नहीं करता, और प्रस्ताव, तो इस तरीके का प्रस्ताव था क्योंकि भोली जो है वो तो अभी यंग लड़की है, यंग बन गई है, और ये तो है 50 years का, तो अब इनमें कोई तालमेल तो है नहीं। साथ ही में इसकी वाइफ मर चुकी है, इसके बड़े बड़े बच्चे हैं और ये लंगड़ा के चलता है, तो बिल्कुल भी सूटेबल तो है ही नहीं किसी भी एंगल से। अनसूटेबल प्रपोजल, तो ये अनसूटेबल प्रस्ताव है। भोलीज पेरेंट्स गिव देयर कॉन्सेंट, अब हालांकि जब ये है बिल्कुल ही सूट नहीं करता ये प्रस्ताव, फिर भी भोली के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, गिव देयर कॉन्सेंट,
नाउ कॉन्सेंट मीन्स अनुमति देना, तो वो तो अपनी अनुमति दे देते हैं कि हाँ हम भोली की शादी बिशंबर नाथ से करा देंगे। फॉर दे बिलीव दैट नो वन एल्स वुड मैरी देयर अगली डॉटर। फॉर यहाँ बिकॉज, क्योंकि उसके रूप में यूज हुआ है, कंजंक्शन के रूप में। दे बिलीव, वो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि नो वन एल्स वुड मैरी, कोई भी इसके अलावा, बिशंबर नाथ के अलावा कोई भी शादी नहीं करेगा देयर अगली डॉटर, उनकी भद्दी बेटी के साथ। अगली मीन्स जो सुंदर नहीं है देखने में, तो उसको हिंदी में भद्दा बोलते हैं कि भद्दी डॉटर के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं कि अच्छा है इसी से ही शादी करा देते हैं। रामलाल हाउएवर इज वरिड दैट भोली माइट नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो रामलाल फिर भी चिंतित है, वरिड चिंतित है कि भोली जो है हो सकता है कि एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार, द प्रपोजल मतलब स्वीकार न करे इस प्रस्ताव को। वो फिर भी सोच रहे हैं रामलाल, जो कि भोली के पिता हैं, कि हो सकता है कि भोली स्वीकार न करे इस प्रस्ताव को। बट हिज वाइफ स्पर्न्स हिज डाउट्स, लेकिन जो रामलाल की वाइफ हैं, भोली की माँ है, स्पर्न्स हिज डाउट्स। स्पर्न का मतलब होता है स्वीकार न करना, डाउट मतलब जो उनको संदेह है। तो जो उनका संदेह है कि भोली हो सकता है प्रस्ताव न स्वीकार करे, इसको वो स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो सोच रही है कि भोली कौन होती है अपना डिसीजन लेने वाली। देखते हैं अभी क्या लिखा है यहाँ पे। बाय टेलिंग हिम दैट, ये बताते हुए अपने हस्बैंड को कि अ डिम विट, डिम विट, विट मतलब समझ, और डिम मतलब धुंधली है, जिसकी सही नहीं है समझ, जो समझदार नहीं है। डम्ब काउ, अब काउ के साथ कंपेयर किया गया कि वो बिल्कुल एक गाय की तरह है, मतलब बिल्कुल ही बात भी नहीं करना चाहती है और तेज भी नहीं है, बिल्कुल चुपचाप रहने वाली है। लाइक भोली हैड नो ओपिनियन ऑफ हर ओन, तो ये कहती हैं कि इस तरीके की लड़की, तो इसका खुद का कोई भी ओपिनियन नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपना कुछ भी सलाह या मशवरा उससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना डिसीजन दे ही नहीं सकती। वो तो बिल्कुल ही मंदबुद्धि टाइप की है और काऊ की तरह, मतलब कि गाय की तरह सिंपल सी लड़की है। ऑन द डे ऑफ मैरिज अ प्रोसेशन कम्स टू भोलीज टाउन, अब शादी वाले दिन अ प्रोसेशन, प्रोसेशन बारात, कम्स आती है टू भोलीज टाउन, भोली के शहर में, विद सच पॉम्प एंड शो, या धूम धड़ाके से, धूम धड़ाके वाले तरीके से, भव्य तरीके से, दैट एवरीबडी इज इम्प्रेस्ड, कि सभी लोग जो भोली के शहर में रहते हैं लोग, वो सब लोग, एवरीबडी इज इम्प्रेस, सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि वाह कितनी अच्छी बारात है, कितने आलीशान ढंग से आ रही है। भोलीज एल्डर सिस्टर्स even begin to feel envious of the grandeur, तो भोली की जो बड़ी बहनें हैं वो फील करना, मतलब महसूस करना शुरू कर देती हैं एनवियस। एनवियस का मतलब होता है कि जलन से भर जाना, तो वो जलन से भर जाती हैं ऑफ द ग्रैंडर। नाउ ग्रैंडर का मतलब होता है आलीशान, तो जो भी ये आलीशान या भव्य चीज़ें हो रही हैं, इससे उसकी बहनें जलने लगती हैं भोली से। भोली इज ड्रेस्ड अप इन रेड सिल्क, भोली को तैयार किया जाता है रेड कलर के सिल्क के कपड़ों से, एज अ ब्राइड, ब्राइड दुल्हन, एंड इज ब्रॉट टू दी गारलैंडिंग सेरेमनी। गारलैंडिंग का मतलब होता है माला, और सेरेमनी जो भी ये सेरेमनी मतलब ओकेजन है, तो गार्लैंड मतलब कि माला पहनाने वाला जब ओकेजन आता है तो भोली को ले आया जाता है स्टेज पर। व्हेन बिशंबर नाथ इज अलाउड अ ग्लिम्स ऑफ भोली, तो जब बिशंबर नाथ को अलाउ किया जाता है, अनुमति दी जाती है, अ ग्लिम्स ऑफ भोली, की वो भोली की एक झलक, ग्लिम्स मीन्स एक झलक देख सके, बिफोर द गार्लैंड्स आर एक्सचेंज्ड, कि बिफोर पहले और मालाएं पहनाई जाएं, तो मालाएं पहनाई जाएं को बोलते हैं गार्लैंड्स आर एक्सचेंज्ड, तो इससे पहले
लोग कहते हैं कि भोली की एक झलक दूल्हे को दिखाई जाए। ही विदहोल्ड्स द इवेंट ऑब्जेक्टिंग टू भोलीज पॉक मार्क्स। विदहोल्ड इसका मतलब है कि वो रोक देता है इस इवेंट को, इस मैरिज को। ऑब्जेक्टिंग मतलब, तो ऑब्जेक्टिंग मीन्स विरोध करना। टू भोलीज पॉक मार्क्स, कि भोली के जो फेस पे चेचक के दाग थे, तो उसके लिए वो क्या करता है, रोक देता है अभी इस सेरेमनी को। एज कंपेंसेशन। नाउ कंपेंसेशन का मतलब होता है नुकसान के बदले पैसे मांगना। जो उसका क्या नुकसान हो रहा है कि ये है कि भोली जो है उसके चेहरे पर निशान है बहुत गहरे काले रंग के, पॉक चेचक के निशान है। तो कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन पे वो क्या मांगता है कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, उसके बदले मुझे पैसे चाहिए। ही डिमांड्स 5000 रुपीज़। वो डिमांड करता है लड़की वालों से 5000 रुपये की। फ्रॉम भोलीज फादर, तो भोली के पिता से वो 5000 रुपये की डिमांड करता है। रामलाल प्लीड्स विद द एरोगेंट ग्रूम। प्लीड्स विनती करना, और एरोगेंट घमंडी। ग्रूम होता है दूल्हा, ब्राइड दुल्हन और ग्रूम दूल्हा, और ब्राइड ग्रूम दूल्हा दुल्हन। तो रामलाल जो है विनती करता है घमंडी दूल्हे से। बट ऑल रिक्वेस्ट्स फॉल ऑन डेफ ईयर्स। डेफ मतलब बहरा, ठीक है, जिसको सुनाई नहीं देता। तो फॉल ऑन डेफ ईयर ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि जो सब रिक्वेस्ट विनती करी जाती है भोली के पिता के द्वारा, वो क्या होता है, वो स्वीकार नहीं की जाती या इग्नोर कर दी जाती है। किसके द्वारा, बिशंबरनाथ, जो कि भोले का होने वाला पति है। अ टीयरी आइड रामलाल। टीयर से बना है टीयरी, कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं रामलाल की, भोले के पिता के। ब्रिंग्स अ बंडल ऑफ नोट्स। तो टीयरी आइड मतलब कि रोता हुआ रामलाल जो है वो ले आते हैं बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का बंडल। एंड प्लेसेस इट एट द ग्रूम्स फीट, और वो रख देता है, प्लेसेस रख देता है उस बंडल को ग्रूम दूल्हे के फीट, पाँव के पास। आफ्टर दिस, इसके बाद, व्हेन बिशंबर एडवांसेस टू गार्लैंड भोली, जब बिशंबर एडवांसेस आगे बढ़ता है टू गार्लैंड मतलब माला पिनाने के लिए भोली को, शी एंग्रीली थ्रोज अवे द गार्लैंड, वो बहुत ही गुस्से से थ्रोज फेंक देती है अवे दूर उस माला को। एंड वैलियंटली डिक्लेयर्स दैट शी वुड नॉट मैरी अ ग्रीडी मैन, और बहुत ही बहादुरी से, वैलियंट से बना है वैलियंटली, बहादुरी से डिक्लेयर बताती है दैट शी वुड नॉट मैरी, कि वो शादी नहीं करेगी अ ग्रीडी मैन। ग्रीडी मतलब कि लालची आदमी से, लाइक बिशंबरनाथ की तरह जो लालची आदमी होते हैं टाइप के आदमी से तो बिल्कुल भी वो शादी नहीं करेगी, ये अनाउंस कर देती है। हर एक्शंस स्टार्टल्स एवरीबडी। अब ये जो उसका व्यवहार है वो स्टार्टल का मतलब हो गया बहुत ही हैरानी में डाल देता है सभी लोगों को। एंड द एल्डरली वीमेन इन द गैदरिंग बिगिन टू क्रिटिसाइज भोली, क्रिटिसाइज, और जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी, वीमेन प्लूरल है, औरतें WOMEN, इसको पढ़ेंगे वीमेन। इन द गैदरिंग, इस भीड़ में या बारात में जो बूढ़ी औरतें थी, बिगिन टू क्रिटिसाइज, वो बुरा भला बोलने लग जाती हैं भोली को, फॉर हर डिफाइंस। नाउ डिफाइंस मीन्स आदेश न मानना या फिर इनकार कर देना कुछ मानने से। तो इस डिफाइंस के लिए, और जो ये उसने आदेश नहीं माना भोली ने, तो वो बहुत लोगों को नाराज कर देता है, जिसमें कि बूढ़ी औरतें भी हैं जो कि भीड़ में शामिल हैं। भोली हाउएवर साइलेंसेस एवरीबडी। भोली हाउएवर फिर भी साइलेंसेस चुप कर देती है एवरीबडी सब लोगों को जो वहाँ मौजूद हैं, बाय अनाउंसिंग दैट शी इज नो लॉन्गर अ डम काउ। अब देखिए वो यहाँ पे क्या कर रही है, अनाउंस कर रही है, मतलब बोल रही है अपनी आवाज़ से। अभी तो वो हकलाती थी पहले, अब वो पूरे पूरे सेंटेंस क्या बोल रही है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं रही एक डम्ब काउ। डम्ब का मतलब होता है जो गूंगे होते हैं, ठीक है, और डेफ हो गया बहरे। डम्ब जो बोल नहीं सकते, तो डम्ब काउ जो बोल नहीं सकती, उस टाइप की गाय की तरह अब वो नहीं रही, अब वो बहुत चेंज हो गई है। तो ये वो अनाउंस कर देती है, नो लॉन्गर अब नहीं रही।
द मैरिज इज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ मतलब बंद, अब हटा दी जाती है, शादी रद्द कर दी जाती है, मैरिज इज कॉल्ड ऑफ, रद्द करना। एंड द वेडिंग पार्टी हैज टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट, हेस्टी मीन्स जल्दबाजी में, और रिट्रीट पीछे हटना। तो जो वेडिंग पार्टी, जो बारात आई थी, उन लोगों को जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे। भोली एश्योर्स हर वरिड पेरेंट्स, अब तो सभी आप लोग जानते ही होंगे कि अगर बारात लौट जाए किसी लड़की की शादी की तो पेरेंट्स का बुरा हाल हो जाएगा, वो कितने चिंतित हो जाएंगे। तो भोली लेकिन क्या करती है, अश्योर्स हर वरिड पेरेंट्स, वो भरोसा दिलाती है अपने चिंतित पेरेंट्स को, माता पिता को, दैट शी वुड सर्व देम, कि वो उन लोगों की सेवा करेगी, सर्व करेगी इन देयर ओल्ड एज, जब वो माता पिता उसके बूढ़े हो जाएंगे। एंड वो ज्वाइन हर स्कूल, और वो स्कूल भी ज्वाइन कर लेगी टीचर बन के, एज अ टीचर वन डे, एक दिन टीचर बन के वो वाला स्कूल जहाँ से उसने अभी पढ़ाई लिखाई सीखी है वो वाला ज्वाइन कर लेगी। हर अफेक्शनेट टीचर, अफेक्शनेट जो कि प्यार देती है, तो प्यार से भरी जो उसकी टीचर थी, हु हैड बीन वॉचिंग दिस ड्रामा, जो कि अब तक वॉच देख रही थी इस ड्रामे को, जो भी हो रहा है साथ साथ, अप्रूव्स ऑफ भोलीज डिसीजन, वो अप्रूव कर देती है, स्वीकार कर देती है भोली के फैसले को, जो भी भोली ने फैसला दिया है टीचर को स्वीकार है वो फैसला। एंड लुक्स लविंगली एट हर, और बहुत प्यार से भोली की तरफ देखती है, क्योंकि अभी भोली ने बहुत बड़ा डिसीजन, फैसला लिया है अपनी लाइफ का कि वो शादी नहीं करेगी और अपने माता पिता की ओल्ड एज में देखभाल करेगी, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए वो टीचर की नौकरी करेगी स्कूल में। एंड लुक्स लविंगली एट हर, और वो बहुत प्यार से उसकी टीचर भोली की तरफ देखती है, एज इफ दिस मास्टरपीस क्रिएटेड बाय हर वॉज नाउ कंप्लीट, एज इफ जैसे कि, दिस मास्टरपीस, नाउ मास्टरपीस होता है श्रेष्ठ रचना, जैसे कि टीचर के द्वारा बनाई गई ये सबसे अच्छी रचना, क्रिएटेड बाय हर, उसके द्वारा बनाई गई, वॉज नाउ कंप्लीट, अब पूरी हो चुकी है। तो कहने का मतलब है टीचर बहुत ही कॉन्फिडेंस से, विश्वास के साथ भोली की तरफ देख रही है कि उसने अच्छा फैसला लिया, और इस तरीके से भी देख रही है कि टीचर ने जब मेहनत करी भोली के ऊपर तो भोली इंडिपेंडेंट बन गई, अपने पाँव पे खड़ी हो गई है, खुद अपने फैसले ले सकती है, लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल सकती है, नौकरी कर सकती है, अपने माता पिता की देखभाल कर सकती है। तो वो अपने मास्टरपीस को देखकर बिल्कुल खुश है टीचर कि उसने एक श्रेष्ठ चीज़ की रचना कर दी है, और वो जो रचना करी है आज वो कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। तो भोली, जो कि शुरुआत में हमने स्टोरी में पढ़ा कि नेग्लेक्ट, उसको सब लोग कोई ध्यान नहीं देता था उसके ऊपर, और बात भी नहीं करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका नाम सुलेखा था, भोली बोलने लग गए कि बहुत ही सिंपल है, बात नहीं करती, अपना ध्यान नहीं रख सकती, उसके मुंह में चेचक के दाग हैं, और वो मतलब उसकी बुद्धि जो है वो भी कमज़ोर है, तो ये सब लोग बोलते थे। लेकिन जब उसको प्यार मिला, सपोर्ट मिला अपनी टीचर का, तो उसने किस तरीके से अपने फियर, जो भी डर है, वो पीछे छोड़ दिए, और फिर वो इंडिपेंडेंट किस तरीके से बनी। तो भोली की कहानी में हमने यही सीखा है कि अगर एजुकेशन मिल जाए और साथ में लोगों का सपोर्ट और प्यार मिले तो फिर कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पार्ट 2 स्टोरी भोली का पसंद आया होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।